हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है एक अंक के प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट है Cl की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है? तो राइट आंसर आएगा HClO4। नेक्स्ट है यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो अनुकूलन दशा में होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा अपचायक। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। फिर नेक्स्ट है CaOCl2 में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसका राइट आंसर आएगा +1 -1। नेक्स्ट है हीरे में कार्बन की संयोजकता है। तो इसका राइट आंसर आएगा 4। नेक्स्ट है प्रबलतम अपचायक है। तो इसका राइट आंसर आएगा I-। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का जलन है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है एक तत्व +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 15। नेक्स्ट है O = C = C O में कार्बन परमाणु के ऑक्सीकरण संख्याएं क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर रहेगा +2 0 +2। नेक्स्ट है ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है 5 अंक वाले प्रश्न। तो इसका फर्स्ट है निम्नलिखित स्पीसीज में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। पहला है MnO4- H2S2O8 NH4+, फिर है CrO5 और फिफ्थ है NaBH4। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इस आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे सोल्व भी करना है। यहाँ पर मैं आपको इसकी डायरेक्ट ऑक्सीकरण संख्या बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा इसलिए। ओके, तो यहाँ पर इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या आप यहाँ देख सकते हैं जो कि यहाँ पीछे दर्शाई गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समझाइए। पहला, अपनी अभिक्रियाओं में सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन पराक्साइड अभिकारक तथा अपचायक दोनों ही रूपों में क्रिया करते हैं, जबकि ओजोन तथा नाइट्रिक अम्ल केवल ऑक्सीकारक के रूप में ही क्यों? सेकेंड है AgF2 एक अस्थिर यौगिक है, यदि यह बन जाए तो यह यौगिक एक अति शक्तिशाली ऑक्सीकारक को भांति कार्य करता है, क्यों? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, तो ये 5 मार्क्स का है इसलिए बहुत ही बड़ा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो SO2 में S की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -2 तथा अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 हो सकती है। अतः SO2 में S की अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटा तथा बढ़ा दोनों सकती है। इसी कारण SO2 ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। फिर इसी का सेकंड पॉइंट है H2O2 में O की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -2 तथा अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की CO2F2 तथा OF2 में क्रमशः +1 तथा +2 भी संभव है। अतः H2O2 में ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन संख्या को घटा तथा बढ़ा भी सकता है। अतः H2O2 ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। फिर इसी का थर्ड पॉइंट है O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यह अपनी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि नहीं कर पाता, यह केवल ऑक्सीकरण संख्या 0 से -1 व -2 तक घटा सकता है। अतः O3 यानी कि ओजोन केवल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार कर सकता है। फिर इसी जो सेकेंड पॉइंट था उसी का है HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या +5 है जो कि अधिकतम है। अतः HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या में केवल कमी भी हो सकती है, अतः केवल ऑक्सीकरण कारक की भांति व्यवहार कर सकता है। फिर हमारा जो सेकेंड पॉइंट था इसी क्वेश्चन में उसका हम देख लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंट का है AgF2 में Ag की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, जो Ag की अत्यधिक अस्थायी अवस्था है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद शीघ्रता से अपचयित होकर स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +1 प्राप्त कर लेता है। Ag2+ E-, तो यहाँ पर बनता है Ag+। ओके, तो यहाँ पर +2 स्थायी है और यहाँ पर +1 स्थायी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भी एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बीच अभिक्रिया संपन्न की जाती है तब ऑक्सीकारक के आधिक्य में निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक तथा ऑक्सीकारक के आधिक्य में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनता है। इस वक्तव्य का औचित्य 3 उदाहरण देकर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा
तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले मैं आपको ये एक बात बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन है उसी से हमारा आधा आंसर आ चुका है। यहाँ व्यक्तित्व का औचित्य तक तो हमारा पूरा आंसर आ चुका है, तो फिर भी हमें इसे एक बार पढ़ लेते हैं। जब भी एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक की बीच अभिक्रिया संपन्न की जाती है तब अपचायक के आधिक्य में निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक तथा ऑक्सीकारक के आधिक्य में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनता है। इस वक्तव्य का औचित्य 3 उदाहरण दिए गए वक्तव्य का औचित्य निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहली है अभिक्रिया 1 में अपचायक कार्बन अधिकता में है, जबकि अभिक्रिया 2 में ऑक्सीकारक O2 अधिकता में है। अभिक्रिया 1 में CO कार्बन की OH यानी कि ऑक्सीकरण संख्या +2 है तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया 2 में है O2 CO2 कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 का निर्माण होता है। फिर यहाँ पर हमने 3 उदाहरण दे दिए हैं। इन तीनों उदाहरण को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रेक्षणों की अनुकूलता को कैसे समझाएंगे। पहला है यद्यपि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही ऑक्सीकारक, फिर भी टालुइन से बेंजाइक अम्ल बनाने के लिए हम एल्कोहलक पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में क्यों करते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित अपचय समीकरण दीजिए। सेकेंड है क्लोराइड युक्त अकार्बनिक यौगिक में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हमें तीक्ष्ण गंध वाली HCl गैस प्राप्त होती है, परंतु यदि मिश्रण में ब्रोमाइड उपस्थित हो तो हमें ब्रोमीन की लाल वाष्प प्राप्त होती है क्यों। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि टालुइन का ऑक्सीकरण क्षारीय तथा अम्लीय के MnO4 द्वारा किया जाए तो ऑक्सीकरण को नियंत्रित करना कठिन होगा। इसमें मुख्य उदाहरण बेंजाइक एसिड अम्ल के साथ साथ सहअभिक्रियाओं द्वारा दूसरे उत्पाद भी प्राप्त होंगे। इसलिए टोलुइन के ऑक्सीकरण के लिए क्षारीय तथा अम्लीय के MnO4 के स्थान पर एल्कोहलिक के MnO4 को वरीयता दी जाती है। अपोच्य अभिक्रियाएं नीचे दी गई है। यहाँ पर हमने अपोच्य क्रिया यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया इस पे बेस पर लिख दी है, इसे भी आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट था उसका आंसर है जब सांद्र H2SO4 को क्लोराइड युक्त एक अकार्बनिक मिश्रण को मिलाया जाता है तो कम वाष्पशील अम्ल H2SO4 अधिक वाष्पशील अम्ल HCl को विस्थापित करता है और HCl गैस की तीक्ष्ण गंध आती है। इसी के अभिक्रिया को भी हमने इसको लिख दिया है। फिर है आगे HCl एक दुर्बल अपचायक है। यह H2SO4 को SO2 में अपचयित करने में असमर्थ है। जब मिश्रण में ब्रोमाइड उपस्थित होता है तो अधिक उड़नशील अम्ल HBr विस्थापित होता है। HBr एक अधिक प्रबल अपचायक है और H2SO4 को SO2 में अपचयित कर देता है। यह स्वयं ऑक्सीकृत होकर ब्रोमीन देता है जो लाल वाष्प के रूप में प्राप्त होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया देते हुए सिद्ध कीजिए कि हेलोजन में फ्लोरीन श्रेष्ठ अभिकारक तथा हाइड्रोहेलिक यौगिकों में हाइड्रोआयोडिक अम्ल श्रेष्ठ अपचायक है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हेलोजनों की ऑक्सीकारक क्षमता का घटता हुआ क्रम निम्न है। F2Cl2Br2 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह Cl-Br- तथा I- आयनों का ऑक्सीकरण कर देती है। Cl2 केवल Br- तथा I- आयनों को और Br2 केवल I आयनों को ही ऑक्सीकृत कर पाती है। I2 इनमें से किसी को भी ऑक्सीकृत करने में असमर्थ है। अभिक्रियाएं नीचे दी गई है। पहली अभिक्रिया है F2 की ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। तो F2 की हमने ऑक्सीकारक तीनों अभिक्रियाएं लिख दी है, तो इसे भी आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। फिर है Cl2 की ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, तो इसे भी आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आती है हमारे I2 की ऑक्सीकारक अभिक्रिया है यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो इसे भी हमने अच्छे से नोटिस कर लिया है। फिर यहाँ पर है इस प्रकार F2 सबसे अच्छा ऑक्सीकारक हाइड्रोलिक। फिर आगे है अम्लों की अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार है। फिर है HBr, HCl और HF। HI और HBr सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को SO2 में अपचयित कर देते हैं, जबकि HCl व HF ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ पर भी इसके लिए अभिक्रिया दी गई है, तो आप इसे अच्छे से नोटिस कर लीजिए। फिर है HCl MnO2 को N2+ में अपचयित कर देता है, परंतु HF ऐसा समर्थ करने में असमर्थ है। यह दर्शाता है कि HCl की ऑक्सीकृत क्षमता HBr से अधिक है। इसके लिए भी यहाँ हमने अभिक्रियाएं लिख दी है, इसे भी आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए। फिर अतः हाइड्रोलिक अम्लों में HI प्रबलतम अपचायक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। पहला है MnO4 प्लस I- इक्वल MnO2 प्लस I2 क्षारीय माध्यम है, और सेकेंड है H2O2 प्लस Fe2 प्लस इक्वल में है Fe3 प्लस H2O अम्लीय माध्यम है। इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा,
तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहले तो आप इसका अच्छे से जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं आपको यह थोड़ा पढ़ के बताऊंगी तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक का, और भी आगे है। तो आगे हम देख लेते हैं। सो आगे यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 5वें पद का, और फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 6ठे पद तक, और फिर आगे 6ठे पद से 1st पद भी साथ में ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये 2nd पद से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ से आप आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इस प्रकार हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CSNEI तथा F में ऐसे तत्वों की पहचान कीजिए जो केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। 2nd है केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। 3rd है ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और 4th है न ऋणात्मक और न ही धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। F है, यह सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है और सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फिर 2nd है CS, यह एक क्षार धातु है जो अत्यधिक वैद्युत धनात्मक है, यह सदैव +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फिर 3rd है I, यह एक हेलोजन है, इसमें संयोजन कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए यह -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। 4 कोश की उपस्थिति के कारण यह +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करता है। फिर है 4th, तो N, यह एक उत्कृष्ट गैस है तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, इसलिए यह न तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जाती है और न ही ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है। क्लोरीन की अधिकता हानिकारक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके इस अधिकता को दूर किया जा सकता है। जल में होने वाले इस अपचयी परिवर्तन के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लोरीन तथा सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पर हमने अभिक्रिया लिख दी है क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड की। तो इस अपचय क्रिया के आयन इलेक्ट्रॉन विधि से निम्नलिखित पदों में संतुलित करते हैं। फिर यहाँ पर पहला ढांचा है, पहला समीकरण ढांचा लिख दे हैं। जो समीकरण यहाँ पर क्लोरीन और सल्फेट का था उसे हमने लिख दिया है। फिर इन दोनों को अर्ध समीकरण में लिखने पर, यानी कि इन दोनों को अलग अलग किया तो ये दोनों अर्ध समीकरण बन गए। ओके, फिर है ऑक्सीकरण। अर्ध अवस्था में O परमाणु को संतुलित करने के लिए समीकरण में बाईं ओर 2 जल अणु जोड़ते हैं। फिर है SO2, और यहाँ मतलब दोनों तरफ में हम क्या कर रहे हैं, H2O को जोड़ रहे हैं, तो इससे जो अभिक्रिया हो रही है उसका उत्पाद बन रहा है। फिर संतुलन अपचयित अर्ध अभिक्रिया निम्न होगी। तो यहाँ पर जो अर्ध अभिक्रिया होगी Cl2 की वह 2Cl हो जाएगी। फिर आगे देख लेते हैं। तो आगे है SO2 + 2H2। फिर है यहाँ पर हमने अभिक्रिया उत्पाद दोनों लिख लेंगे। पहली अभिक्रिया है जो सल्फेट की है और दूसरी अभिक्रिया है जो क्लोरीन की है। इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को हमने जोड़ा है तो हमारे पास जो समीकरण आता है वो संतुलित समीकरण होता है। इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।